हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि परिवहन कमाई का साधन नहीं है। परिवहन विभाग के निजीकरण की बात कहना बेबुनियाद है। शर्मा ने कहा कि 2016 में 5000 से ज्यादा ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती की गई, सैकड़ों नई बसें बेड़े में शामिल की गई। आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार और बसें बेड़े में जोड़ी जाएंगी। वहीं कृषि कानून पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में कानून लागू किए, अब किसानों की मांग पर उन्हें वापस ले लिया गया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए बन बनाया था, किसानों को लाभकारी बिल था, लोगों किसानों के हित में था और 130 करोड़ देशों 130 के लोगों के हित में प्रधानमंत्री ने वापस लिया है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की लोगों की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं, आम आदमी के प्रधानमंत्री हैं, उनके हित में फैसला लिया तो उनके हित को वापस ले लिया। बार बार कुछ साथी कहते हैं कि परिवहन विभाग निजीकरण की तरफ जा रहा है। अगर निजीकरण की तरफ जाता तो 5000 कर्मचारी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2016 में कंडक्टर ड्राइवर 5500 कर्मचारियों को बेड़े में शामिल करा। कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, 19 मर्सिडीज बस बेड़े में, 150 बस मिनी बस ली, 809 बस अभी साधारण बस बेड़े में शामिल करी। इतनी बड़ी बसें हमने बेड़े में शामिल करी है। आने वाले समय में अभी नई वॉल्वो बस और 17 हम लेकर आ रहे हैं, मिनी बस और लेकर आ रहे हैं। जितनी प्रदेश में परिवहन की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बस चलाएंगे। ये जो परिवहन जो विभाग है कमाई का साधन नहीं है, ये गरीब का हवाई जहाज है। हर चौराहे पे, हर गांव में, हर बेटी को कॉलेज तक, हर गांव को आदमी को शहर से, शहर से गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे कि आम आदमी का सहारा है। नहीं, हरियाणा रोडवेज कभी प्रॉफिट का सौदा नहीं रहा। हरियाणा रोडवेज हमेशा घाटे का सौदा, पूर्व की सरकार में रहा, तो कोविड रहा है 2 साल से, कभी कमाई का साधन नहीं रहा। और बसों की हमने तय कराया कि बड़े जो बड़े रूटों की बसें जहाँ जहाँ रुकने के किराए तय है, कौन से स्टॉप पर रुकनी है, जो लोकल बस है उन्हें कहाँ का रुकना, हर बस की कंडक्टर के हम आने वाले समय जीपीएस रहेगा, पैनिक बटन रहेगा। हम ई टिकटिंग करने जा रहे हैं, कौन आदमी टिकट काट रहा है नहीं काट रहा, हम एक एक उसको कैमरे से फिट करेंगे। चंडीगढ़ बैठे बैठे पता लगा लेंगे कौन से रूट पे बस है, कहाँ बस चल रही है, कितनी टिकटें हुई है, कितनी बुकिंग हुई है, कितना खाते में पैसा हुआ। जो चोर बाजारी रही होगी पहले पूर्व की सरकारों में, हम सब। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा देश का पहला प्रदेश है जिसके 18 करोड़ 77 लाख दस्तावेज ऑनलाइन हैं और एक क्लिक पर इसकी जानकारी ली जा सकती है। इसके पहले पुराना रिकॉर्ड गठरियों में बांधकर रखा जाता था, जो कि धूल, मिट्टी, सीलन जैसे अन्य कई कारणों से खराब तक हो जाता था। लेकिन रिकॉर्ड ऑनलाइन होने के बाद इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। वहीं लोगों को रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए एक बार क्लिक करने की जरूरत होगी और घर बैठे ही जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ऐसा होने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। बधाई दूंगा प्रत्येक नागरिक को कि देश में पहला प्रदेश हरियाणा है जिसने अपने 18.70 करोड़ डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन किया। और अब ये सुविधा है कि आरटीआई में महीनों तक रिकॉर्ड इकट्ठा नहीं हो सकता, तो एक क्लिक के साथ वो सारा डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड, बारकोडेड रिकॉर्ड। अब आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग हरियाणा की तरफ से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी आज से 24 नवंबर तक पंचायत भवन में सुबह 10 से 4 तक जारी रहेगी। प्रदर्शनी में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने शिरकत की। इस दौरान ओम प्रकाश यादव ने कहा कि बच्चों को इस प्रदर्शनी से पता लगेगा कि आजादी में उनके पूर्वजों ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई। तो साथ ही कृषि कानून वापस लेने पर मंत्री ने कहा कि ये मोदी सरकार का किसान हितैषी फैसला है। किसान हितों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया।
यहाँ हमें आके हमारे आज़ादी के बारे में पता चला कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार आज़ादी के लिए लड़ाई की थी, किस प्रकार महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था और किस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और नसीबपुर में रावतुल्ला राम ने किस प्रकार हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई की थी। और यहाँ पर दिखाए गए प्रदर्शनियाँ भी हमें बहुत अच्छी लगी। ये हमारे ज्ञान के लिए भी बहुत अच्छा और इससे हमें ज्ञान के लिए और इससे हमें हमारे ज्ञान की भी बहुत वृद्धि हुई। आज़ादी की 75 वर्षगांठ पूरे देश में अमृत महोत्सव के नाम से हम मना रहे हैं और उसी कड़ी में आज हर ज़िले के अंदर उन ज़िलों के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था स्थानीय तौर पर उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने बुज़ुर्गों का क्या योगदान था उसके बारे में जान सकें। आज नारनौल के पंचायत भवन में भी इस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है और आप लोग सभी उसके से संबंधित बने हैं। कोई आंदोलन या गतिरोध होता है तो उसमें राजस्व का नुकसान हुआ करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा फैसला स्वागत योग्य है। सारे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है और ये किसान। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि कृषि कानून की लड़ाई जायज थी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कानून वापस लिए। ये 1 साल से भाजपा के नेता तिरस्कार कर रहे हैं किसान आंदोलन का और किसानों का, और उनके तिरस्कार ने भी इस किसान आंदोलन को और ज्यादा नैतिक शक्ति दी है, क्योंकि देश का हर किसान भावनात्मक रूप से इस कृषि आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और ये साबित होगी कि इनकी बातें जायज थी जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान महापंचायत को लेकर बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि ये किसान आंदोलन नहीं, मोदी विरोध आंदोलन है, जिसका मकसद देश में अस्थिरता को फैलाना है। मैं इस तरह से देखता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद कि उन्होंने कह दिया कि हम कानून को रिपील करते हैं, तीनों कानूनों को, और इसकी संवैधानिक प्रक्रिया इसी हम संसद सत्र के अंदर पूरी कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री के इतना कहने के बाद उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जहाँ तक एमएसपी का प्रश्न है, हम इसके ऊपर कृषि वैज्ञानिकों की और कृषकों की और प्रदेश के प्रतिनिधियों की और सरकार के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग ज्वाइंट वो कमेटी बनाएंगे, वो तय करेगी कि एमएसपी का निर्धारण कैसे किया जाए। इतना सब कुछ कहने के बाद और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिए की तरह साफ था, हमने किसान के हक में किया था, लेकिन चलो हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं सके। उन्होंने कुछ लोगों का उल्लेख किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि सभी प्रगतिशील किसान और कृषि वैज्ञानिक इस विधेयक के हक में थे। उसके बावजूद
अगर आज ये नई नई शर्तें लगाते हैं तो इसका तो यही मतलब निकलता है कि ये किसान आंदोलन ना होके मोदी विरोध का आंदोलन है। और ये जो है ना, इनका मकसद इसके पीछे देश में अस्थिरता फैलाना और समाज में वैमनस्य। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कृषि कानूनों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। इस आंदोलन का जो बेस है या जो बेस था, वो ये 3 कानून जो बने, जब किसानों को इन 3 कानूनों के बारे में जानकारी मिली और उनका अध्ययन किया गया, तो किसानों ने ये फैसला किया कि ये हमारे हितों के हक में नहीं है कानून, और इसके लिए आंदोलन की ज़रूरत है। और बड़े स्तर पे आंदोलन ये हुआ भी, और एक लंबे समय तक ये आंदोलन चला। उसके बाद अनेक चीज़ें उससे जुड़ती गई। एमएसपी भी, जैसे आपने कहा, उससे जुड़ गई, और भी चीज़ें जुड़ी हैं। बिजली का कोई ऑर्डिनेंस आया या आना था, उसके बारे में चर्चा हुई। कुछ और चीज़ें भी, पानी की जैसे बात है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात है, ये सारा। लेकिन जो मुख्य तौर पे जो आंदोलन की शुरुआत हुई वो यही थी कि इन 3 कानूनों को गलत मानते हैं हम, इसलिए इनको ख़त्म किया जाए, इनको रिपील किया जाए। वो भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है, उसमें ये मान लिया कि हमने कहीं ना कहीं पूरी बात किसान से नहीं की, और इसलिए उनको ये भ्रांति या परसेप्शन ऐसी बन गई जिससे कि हम उनको समझा नहीं सके। और इसलिए हम भी ये महसूस करते हैं कि इन 3 कानूनों को वापस लिया जाए। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि ये जो आने वाला जो विंटर सेशन है, इसमें इनको निरस्त कर दिया जाएगा। और जैसे अभी सूचना मिली है कि 24 तारीख को कैबिनेट मीटिंग में उसका अप्रूवल होएगी, और शायद 29 को ये। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैंप कार्यालय चंडीगढ़ में वीसी के जरिए से हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की ओर से प्रदेश के 11 जिलों में बनाई गई GIS लैब का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही है, जिससे सैटेलाइट के जरिए तमाम विभागों से संबंधित डेटा इकट्ठा किया जा सकेगा। इन लैब में विभागों के जरिए से संचालित परियोजनाओं की निगरानी सैटेलाइट के जरिए की जा सकेगी और सभी विभागों से संबंधित डेटा एक जगह पर उपलब्ध होगा। हरियाणा में बेकाबू डेंगू ने इस बार 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2015 के बाद पहली बार डेंगू के केस की संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है। गंभीर बात यह है कि अभी भी केस थमने का नाम नहीं ले रहे। रोजाना औसतन 150 नए केस मिल रहे हैं। 7 जिले डेंगू के हॉटस्पॉट बने हैं। इनमें फतेहाबाद, पंचकुला, हिसार, सिरसा, सोनीपत, कैथल और अंबाला जिले शामिल हैं। प्रदेश में अब तक 80,814 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। रोजाना 500 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। मरीजों की अगर बात करें तो अब तक प्रदेश में डेंगू से 4 मरीजों की जान जा चुकी है। इनमें पंचकुला, फतेहाबाद, हिसार और नूह में एक मरीज की मौत दर्ज की गई, जबकि 348 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। हरियाणा के अंबाला में इस बार डेंगू का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। अभी तक डेंगू के 600 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आज अंबाला की समाज सेवी संस्था मेरा आसमान ने डेंगू मुक्त अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत अंबाला में मच्छरों और लार्वे पर रोक लगाने के लिए घरों और नालियों में फॉगिंग की जाएगी। इस अभियान की शुरुआत विधायक असीम गोयल की ओर से की गई। विधायक और सीएमओ ने उम्मीद जताई कि जल्द अंबाला से डेंगू का खात्मा हो जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
गीता जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, जहां हुनरमंदों के लिए लगेगा शिल्प सरस मेला। अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार में होगा गीता पर मंथन। साथ में होंगी शैक्षणिक प्रतियोगिताएं, भजन संध्या, वैश्विक गीता पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीता सद्भावना यात्रा, भव्य महाआरती और दीपदान जैसे अद्भुत आयोजन। इस अवसर पर आप गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, शक्तिपीठ मां भद्रकाली, स्थानेश्वर महादेव के दर्शन का लाभ भी ले सकते हैं। इस इंद्रधनुषी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा सरकार कर रही है आपको सादर आमंत्रित। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चरखी दादरी जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश संभरवाल ने 134A के तहत दाखिलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ वे छात्र ले सकते हैं जिनका BPL कार्ड हो या फिर परिवार की 2 लाख से कम आय हो, वो बच्चे इसके लिए पात्र हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, जिसकी लास्ट डेट 24 नवंबर है। इसमें आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र समेत कागजात की जरूरत पड़ती है। 5 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 134A की एडमिशन 24 नवंबर तक लास्ट डेट है और आज तक 1206 बच्चों ने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है और हमारे दादरी ज़िले में 155 प्राइवेट स्कूल हैं। जो भी अप्लाई करता है उसमें कम से कम एक ये प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए, चाहे तो आय प्रमाण पत्र हो जो 2 लाख से कम का हो। 2 लाख या 2 लाख से कम जो विद्यार्थी हैं और SC बच्चे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, उसके साथ आधार कार्ड या कोई भी एक प्रूफ हो, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड से है, अस्पताल नर्स से है, और एक अभिभावक का कोई एक आधार कार्ड या पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से। रेवाड़ी के राजकीय महाविद्यालय में काम करने वाले प्रदेश और जिले के 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर को लंबे समय से नियमित होने का इंतजार है। इनका कहना है कि रोजगार सुरक्षा देने का आश्वासन देने के बाद भी सरकार की ओर से अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। इससे एक्सटेंशन लेक्चरर्स में गुस्सा है। इस बारे में जिले के राजकीय महाविद्यालय के एक्सटेंशन लेक्चरर्स की महाराणा प्रताप चौक के समीप स्थित नेहरू पार्क में बैठक हुई। जिला प्रधान शर्मिला यादव ने कहा कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय में 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स को 58 साल तक रोजगार सुरक्षा देने का आश्वासन देने के बाद इसके लिए सरकार ने 3 IAS अधिकारियों की कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार को रोजगार सुरक्षा का फाइनल प्रपोजल नहीं दिया। अब सरकार को इस वादा खिलाफी के खिलाफ 28 नवंबर को जगाधारी में प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
जैसा कि सर ने बताया कि हम सभी 2000 के लगभग लगे हुए हैं। मेरी सरकार से यही अपील है कि जिस प्रकार से सरकार ने हमारा सबका समान काम समान वेतन किया है, उसी प्रकार से हमें रोजगार सुरक्षा दे दें, ताकि उस रोजगार सुरक्षा को पाकर के हम अपनी जॉब को बहुत आराम से अच्छे से कर सके बिना किसी चिंता के, क्योंकि आए दिन यही चिंता सताती रहती है। जैसे अब 2500 जॉब निकाल दी उन्होंने, तो ये एक बड़ा ही चिंता का विषय है हमारे लिए। इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है कि हम जगाधरी की तरफ मोड़ कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जगाधरी से आगे चंडीगढ़ ना जाना पड़े, हमारी मांग को यहीं सुन लिया जाए। मुख्य मांग ये है कि जो 2000 एक्सटेंशन लेक्चर हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में कई सालों से कार्यरत है, 2010 से, इनको हरियाणा सरकार ने समान काम समान वेतन दिया है। और ये एक्सटेंशन लेक्चर जो है यूजीसी के अनुसार नेट पीएचडी करते हैं, पूरी अपनी जो योग्यता उसको पूरी करते हैं। और अब एक ही मांग हमारी हरियाणा सरकार से है कि जो गेस्ट टीचर को 58 साल का जो रोजगार सुरक्षा बिल पास किया है, वही इन 2000 एक्सटेंशन लेक्चर की मांग है कि पूरे हरियाणा के 2000 एक्सटेंशन लेक्चर जो है वो इस मांग के लिए 28 नवंबर रविवार को जगाधरी में विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और वहाँ से हमारा जो है इस मांग के लिए सत्याग्रह शुरू हो जाएगा। और अगर इस मांग के लिए हमें पंचकुला भी जाना पड़ा, वहाँ पे कोई आमरण अनशन या बड़ा कोई आंदोलन करना पड़ा, तो हम करेंगे, क्योंकि एक्सटेंशन लेक्चरर जो है वो पिछले 10-11 साल से कॉलेजों में कार्यरत है और एकमात्र मांग के लिए। हरियाणा की खबरों में आगे बढ़ते हैं। एचएसईबी वर्कर्स यूनियन की यूनिट कार्यकारिणी के आह्वान पर कार्यकारी अभियंता गगन पांडे के खिलाफ कर्मचारियों ने डिवीजन के तहत आने वाले सभी बिजली कार्यालय पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया। सांपला में प्रदर्शन कर रहे सब यूनिट प्रधान नवजीत खत्री ने कहा कि कार्यकारी अभियंता गगन पांडे की तानाशाही से न केवल कर्मचारी बल्कि डिवीजन के तहत पड़ने वाले उपभोक्ता पूरी तरीके से त्रस्त हैं। आरोप है कि कार्यकारी अभियंता की ओर से मेहनती कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मामला ये है, हमारी यूनियन ने एक्शन नंबर 2 श्री गगन पांडे को 15/11 में कर्मचारियों के लंबित पड़े कामों को लेकर के एजेंडा दिया था। इससे पहले हमने 7 तारीख 7वें महीने में भी एजेंडा दिया था, जिसमें कर्मचारियों के लंबित पड़े काम थे। और एक आश्वासन दिया था इन्होंने, हमारे राज्य प्रधान श्री विजेंद्र बेनीवाल जी भी हमारे बीच में थे, हमारे सर्कल सचिव श्री देवीराम जी भी हमारे बीच में थे। उस मीटिंग के अंदर एक आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों के जितने भी लंबित पड़े काम हैं, हम उनको तय समय में 20-22 दिन का उन्होंने समय मांगा था, उस दौरान हम इन कामों को सिरे चढ़ाएंगे। लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी वे काम तो जो के त्यों पड़े हैं। लेकिन उस मीटिंग के दौरान जिन कर्मचारियों ने एक्शन श्री गगन पांडे का विरोध किया था, उन्होंने उनको विक्टिमाइज करना शुरू कर दिया, मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। हरियाणा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पर गतपुरी थाना अंतर्गत गांव प्रथुला के नजदीक तेज रफ्तार कैंटर ने ट्रैक्टर में सीधी टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आरोपी कैंटर चालक घटना के बाद कैंटर को छोड़कर फरार हो गया। घायलों को सरकारी अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने इस मामले में केस को दर्ज करते हुए जांच को शुरू कर दिया है और तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ये सुबह करीब 5:30 बजे लगता कि लेबर के आदमी कोई शादी के फंक्शन का सामान लेके और छपरोला मोड़ को हाईवे क्रॉस करते थे ट्रैक्टर पे, जो फरीदाबाद की तरफ से एक कंटेनर बॉडी का आया और उसने इस ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिस पर 3 लोग सवार थे। तीनों को हमने सरकारी हॉस्पिटल पलवल में एडमिट करा दिया था, जो दौरान इलाज एक की सरकारी हॉस्पिटल पलवल में मौत हो गई और 2 आदमी दिल्ली सफदरजंग के लिए रेफर किए थे, जो अभी सूचना मिली है कि दोनों आदमी वो भी दिल्ली में एक्सपायर हो गए। ट्रैक्टर का ड्राइवर फरार हो गया है मौके से, टैंकर को कब्जे में लिया है और दोनों ही आदमी सेक्शन 279-304 मुकदमा का काम कर दिया है और तफ्तीश जारी है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आरोपी चालक की तलाश कर रहे हैं। तीनों ही आदमी यूपी के हैं। कैला देवी भट्टा है अपने यहाँ प्रथला में, उस पर लेबर का काम करते थे। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।